नमस्कार। आज का जो टॉपिक है मेरा इनऑर्गेनिक नॉन इक्वस सॉल्वेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम जानते हैं कि सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो नॉन इक्वस सॉल्वेंट है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि नॉन इक्वस सॉल्वेंट होता क्या है और उसको डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है। माई सेल्फ विजय कुमार चौधरी। सबसे पहले हम डिस्कस करें व्हाट इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इक्वल सॉल्वेंट वाटर की बात करें तो जानते हैं वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसमें जिसमें मैक्सिमम चीज नेचर के अनुसार डिजॉल्व हो जाती है। जैसे अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो शक्कर पानी में आसानी से घुल जाता है, नमक आसानी से पानी में घुल जाता है, तो वाटर एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या है? ये सॉल्वेंट इज ए सबस्टेंस विच हैज द पावर ऑफ डिजॉल्व अदर सबस्टेंस। यानी सॉल्वेंट एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर दूसरे को डिजॉल्व कर लेता है। तो अगर हम इनऑर्गेनिक नॉन इक्वस सॉल्वेंट की बात करें तो वो इसको तो इनऑर्गेनिक नॉन इक्वस सॉल्वेंट इज ए सॉल्वेंट अदर देन वाटर दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी नॉन इक्वस सॉल्वेंट जो वाटर के अलावा लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। यानी हम पहले भी बताए आपको कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं। वाटर जो है वह इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आता है, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वाटर के अलावा जो सॉल्वेंट होंगे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, फ्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड पेंटाफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स एंड प्योर सल्फ्यूरिक एसिड अदर इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये सभी नॉन इक्वस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जो जनरली केमिकल रिसर्च इंडस्ट्रीज फॉर रिएक्शन and cannot occur in aqueous solution and require special environment। यानी ये सारे सॉल्वेंट जो होते हैं वो केमिकल रिसर्च या इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं, जो वाटर की जगह एज ए सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नॉन इक्वस सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन नॉन इक्वस सॉल्वेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन इक्वस सॉल्वेंट को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट वह है इलेक्ट्रोलिटिक कैरेक्टर। यानी इलेक्ट्रोलिटिक कैरेक्टर के बेस पर हम नॉन इक्वस सॉल्वेंट को क्लासिफाई करेंगे। नॉन इक्वस सॉल्वेंट को क्लासिफाई करेंगे, जैसा कि ये चार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें प्रदर्शित हो रहा है, ये शो हो रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट ये दो तरह के होते हैं, नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट और सेकंड है आयनाइजिंग सॉल्वेंट। तो नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट को हम एप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, और दूसरा है नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट से हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट है ये प्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में डिवाइड किया जा सकता है। तो नॉन प्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है, एग्जाम्पल के तौर पर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमाइड्स मर्क्यूरी ब्रोमाइड, ये नॉन प्रोटिक, इसमें प्रोटॉन नहीं है, यह नॉन इक्वस सॉल्वेंट है। और प्रोटॉनिक सॉल्वेंट भी थ्री टाइप होते हैं, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और एम्फीप्रोटिक फिल सॉल्वेंट है। तो फर्स्ट जो होता है प्रोटोजेनिक, जिसको हम एसिडिक सॉल्वेंट के भी नाम से जानते हैं, जो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन्स,
जिसकी स्ट्रांग टेंडेंसी होती है जो प्रोटॉन को आसानी से डोनेट कर दे, यानी प्रोटॉन को आसानी से रिलीज कर दे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2F2 और एसिटिक एसिड है जो प्रोटोजेनिक के रूप में जाना जाता है। प्रोटोफिलिक बेसिक सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है जो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग, यानी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर एफिनिटी होती है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल लिक्विड अमोनिया, pyridines जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जिसे हम बेसिक सॉल्वेंट के रूप में भी जानते हैं। एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कैन एक्ट बोथ एज एसिडिक एंड बेसिक, यानी ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसको प्रोटॉन एक्सेप्ट और प्रोटॉन डोनेट करने दोनों की कैपेसिटी होती है, उनको एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल CH2O और मेथिल अल्कोहल भी होते हैं। ओके, नाउ वन स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करें तो फर्स्ट जो है नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट, जिसे हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में भी जानते हैं। इसके दूसरे अदर्स नाम भी हैं, जैसे एप्रोटोनिक सॉल्वेंट, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। इन सभी का सीधा सा मीनिंग्स जो है वह नॉन प्रोटोन मीन्स नहीं, प्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन्स, यानी जिसमें प्रोटॉन्स नहीं होंगे इस तरह के जो सॉल्वेंट होंगे उनको हम एप्रोटिक या नॉन प्रोटोनिक या नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं ऐसे सॉल्वेंट जिसमें नो फ्री हाइड्रोजन्स इन देयर स्ट्रक्चर्स, नो फ्री हाइड्रोजन्स इन देयर स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल C6 बेंजीन, CCl4, तो जिसमें प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, और प्रोटॉन्स अगर होंगे तो फ्री स्टेज में नहीं होंगे, तो ऐसे सॉल्वेंट को हम नॉन प्रोटोनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट बोलेंगे। ऐसे सॉल्वेंट में ऐसे सॉल्वेंट जिनकी वेरी लिटिल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, दे डिजॉल्व नॉन पोलर सब्सटेंस, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होने की वजह से यह नॉन पोलर सब्सटेंस को ही अपने अंदर डिजॉल्व कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ सेकेंड नॉन आयनिक सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल्स सल्फ्यूरिक एसिड H2F2, एसिटिक एसिड H2O, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, pyridine, बोरान ट्राइफ्लोराइड, मर्क्यूरी ब्रोमाइड, मेथिल अल्कोहल एक्सेट्रा। तो दीज सॉल्वेंट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में जाने जाते हैं, इनको हम पोलर नेचर होने के कारण ये आसानी से सब्सटेंस के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, यानी आसानी से साथ एक दूसरे से मिल करके आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन नॉन पोलर जो सब्सटेंस होंगे वे आसानी से डिजॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये आसानी से एक दूसरे से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो एसोसिएट जब होंगे नहीं तो एक दूसरे से डिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसे हम स्क्वीजिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जो पोलर सब्सटेंस होते हैं उनमें जो डिजॉल्वेशन कैपेसिटी होती है वह सॉल्वेशन एनर्जी के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हम कह लें कि सॉल्वेशन एनर्जी। तो जिस सॉल्ट का सॉल्वेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी की तुलना में अधिक होता है वह आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद कोवैलेंट जो सब्सटेंस होते हैं वो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जो सॉल्वेंट के साथ आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। अब अगर हम डिटेल आयनाइजिंग सॉल्वेंट को क्लासिफाइड करें तो उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रोटॉनिक सॉल्वेंट एंड सेकंड जो है नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। तो फर्स्ट भी हम स्टडी करें तो फर्स्ट देखें प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। तो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट have the free hydrogen in their structures and they also divide into following types। यानी प्रोटॉनिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें फ्री हाइड्रोजन होगा। कहने का मतलब ये होगा कि जिसमें प्रोटॉन आसानी से यानी हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो सके, उसको हम प्रोटॉनिक सॉल्वेंट कह सकते हैं। तो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट को भी थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट या एसिडिक सॉल्वेंट बोलते हैं। तो प्रोटोजेनिक या एसिडिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं दो सॉल्वेंट है टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन,
यानी जो प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ऐसे सॉल्वेंट को हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्वेंट या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2F2 और एसिटिक एसिड। ये सभी क्या है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है जो प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रख रहे हैं। सेकंड जो है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, इसे बेसिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। ऐसे सॉल्वेंट जो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखेंगे, उनको हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बोलेंगे या बेसिक सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे लिक्विड अमोनिया, पिरिडीन, एथिलीन डायमीन्स, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड इसी का एम्फीप्रोटी या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक एम्फीटेरिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो डुअल नेचर को शो करते हैं, डुअल कैरेक्टर को शो करते हैं। तो डुअल कैरेक्टर मीन्स दे कैन आल्सो दे कैन लूज एज वेल एज दे कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन को दे भी सकते हैं, प्रोटॉन को ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। यानी रिएक्टिंग स्पीसीज जो होगा उसके बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कौन प्रोटॉन देगा और कौन प्रोटॉन लेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन देने और लेने की कैपेसिटी रखते हो, उनको हम एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे H2O, H2O में क्या है, तो H2O आपस में ही एक दूसरे को प्रोटॉन दे करके एसिड बेस कैपेसिटी रखते हैं, तो एफिसिटी बेस कैपेसिटी बनाते हैं। ऐसे को हम एम्फोटेरिक या एम्फोफोटेरिक प्रोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसी का नाउ द सेकेंड पार्ट इज नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट है। तो नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दो सबस्टेंस यानी ऐसे सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन्स नहीं होता है, लेकिन जो इनके आयंस होते हैं वो प्रोटॉन की तरह बिहेवियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, बोरान, ट्राइफ्लोराइड और मर्क्यूरी ब्रोमाइड ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन आल्सो फर्निश कैटायंस एनायंस एंड सिमिलर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। यानी सिमिलर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट की तरह इनके जो आयंस होते हैं एज ए प्रोटॉनिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट होते हैं। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट हम यहाँ पर केवल नॉन इक्वस सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे, ये सारे सॉल्वेंटों पर कॉमन रूप से लागू होगा इन कंपेयर टू वाटर। यानी वाटर की तुलनात्मक में ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी सारे सॉल्वेंटों का हम डिस्कस करेंगे, यानी सभी पर कॉमन इस तरह से लागू होगा। तो सबसे पहले तो सारे लिक्विड एज ए सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग नहीं हो सकते। कुछ ही लिक्विड हैं जो सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, वह उनके बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर ही डिसाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे जो उनको यूजफुल सॉल्वेंट बनाते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, कि कितना बेटर होगा वह उस रिएक्शन के लिए। तो नंबर 1 जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग जानते ही है। अब यहाँ पर देखें सॉल्वेंट वाइज मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट हियर H2O, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड और एसिटिक एसिड, इनके मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखा जाए तो H2O को 0 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 100, अमोनिया की मेल्टिंग पॉइंट 77 -77.7 -33.4 बॉइलिंग पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड के मेल्टिंग पॉइंट -75.5 एंड बॉइलिंग पॉइंट -110.2, और हाइड्रोजन फ्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट जो होगा -89.3 एंड बॉइलिंग पॉइंट 19.5 है, और एसिटिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट 16.16 है एंड बॉइलिंग पॉइंट 118.1। तो इन मेल्टिंग पॉइंट अगर बॉइलिंग पॉइंट को देखें और उसके बेस पे अगर हम डिसीजन देखें, तो ये वाटर इज वेरी कन्वीनियंट लिक्विड। जो वाटर है तो ये वेरी कन्वीनियंट लिक्विड है जो आसानी से एज ए सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग हो सकता है। और जो
अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड के बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इससे भी कंपेयर करें तो ये निकल करके सामने आएगा, ये लो टेम्परेचर पर ही एज ए सॉल्वेंट के रूप में उपयोग हो सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड और की बात किया जाए तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनटू मेल्टिंग पॉइंट -89.3 और बॉइलिंग पॉइंट 19.5 है। तो जनरल टेम्परेचर पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ये तो लिक्विड होगा, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट -89.3 है, तो एज ए सॉल्वेंट के रूप में ये बहुत कम प्रयोग किया जा सकता है। और थर्ड लास्ट जो है एस्टिक एसिड, तो ये एस्टिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है तो ये भी वाटर की तरह है, लेकिन ये भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एज ए सॉल्वेंट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड है, नेक्स्ट है नाउ सेकेंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ईटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर सब डिटरमाइन होगा कि सॉल्वेंट टू डिजॉल्व द पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंस इन इट, यानी इसमें पोलर नॉन पोलर सब्सटेंस डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इस फार्मूले से डिटरमाइन करेंगे। द कोलम्बिक फोर्स बिटवीन केटायंस एंड एनायंस ऑफ एनायनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, यानी F जो है कोलम्बिक फोर्स है, Q1 एंड Q2 द चार्ज ऑफ केटायंस एंड एनायंस है, ईटा इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, R1 एंड R2 है रेडियाई ऑफ द केटायंस एंड एनायंस। तो इन दोनों के रेडियाई को प्लस करके स्क्वायर कर देंगे, कोलम्बिक फोर्स डिटरमाइन हो जाएगा। तो जैसा कि इस इक्वेशन से क्लियर है कि कोलम्बिक फोर्स और ईटा एक दूसरे की यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ ईटा डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इन विच द आयनिक कंपाउंड्स इट डिजॉल्व्स, यानी जो वैल्यू होगा ईटा की वह डिटरमाइन करेगा कौन सा सॉल्वेंट में कौन सा आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व होगा। तो द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आर द सेम, सम सॉल्वेंट आर गिवन बिलो। यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, जैसे H2O एज ए सॉल्वेंट, इसका ईटा की जो वैल्यू होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा 78.5 डिग्री सेल्सियस पर। अमोनिया की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 22 -33.5 डिग्री सेल्सियस पर। सल्फर डाइऑक्साइड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 17.3 इन -16 डिग्री सेल्सियस पर। एस्टिक एसिड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 9.7 18 डिग्री सेल्सियस पर। हाइड्रोजन फ्लोराइड की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 83.6 0 डिग्री सेल्सियस पर। और नाइट्रोजन डाई टेट्राऑक्साइड की जो वैल्यू है 2.42 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इन सभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करके अगर हम एक्सप्रेस करें कि ईटा की वैल्यू जिसकी सबसे अधिक होगा और वहां पर कोलम्बिक फोर्स जो होगा F की वैल्यू वह सबसे कम होगा, यानी कोलम्बिक फोर्स F कम होगा तो ईटा की वैल्यू सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द आयंस, हेंस इट वुड बी इजी फॉर a solvent having high value of the eta to dissolve the ionic compound for it। ओके, मतलब ये कि अगर ईटा की वैल्यू अधिक होगा तो वहां पर बहुत कम एनर्जी में ही आयन को सेपरेट करके वह सबस्टेंस को डिजॉल्व कर लेगा। ओके, अगर कोलम्बिक फोर्स की वैल्यू अधिक होगी तो ईटा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वहां पर अधिक एनर्जी को देना पड़ेगा तब जा करके सबस्टेंस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड और H2O दोनों की वैल्यू, यानी यहाँ पर जो दिख रहा है H2O इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78.5 और हाइड्रोजन फ्लोराइड की 83.6, यानी दोनों की ईटा की वैल्यू सबसे अधिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे अधिक है, इसलिए
ये दोनों द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंडों के लिए ये बेस्ट सॉल्वेंट है। यानी आयनिक कंपाउंडों के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के बेस पर हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट बेटर होगा डिजोल्वेशन के लिए। ओके। और अदर दूसरी बात हम करें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया, यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया, इनकी बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम वैल्यू। एस्टिक एसिड भी इनकी बहुत कम वैल्यू है ईटा की। ऐसे सिचुएशन में ये आयनिक कंपाउंड का जो डिसॉल्वेशन है बहुत कम होगा। ऐसे में जैसे जो मल्टी चार्ज एनायंस है, जो मल्टी चार्ज एनायंस होते हैं जैसे कार्बोनेट हुआ, सल्फेट हुआ, फास्फेट हुआ, ये मल्टी चार्ज एनायंस है, ये इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। ओके। मल्टी चार्ज एनायंस मीन्स कार्बोनेट फास्फेट। जैसे कार्बोनेट फास्फेट हुआ तो यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ जाएगी तो F की वैल्यू बढ़ जाएगी। F की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो वहाँ पर उस सब्सटेंस को आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा। ओके। नाउ नेक्स्ट जो है वो जो थर्ड है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट्स, हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। द ग्रेटर इज पोलैरिटी of the bond in the solvent molecule, greater is the charge separation, high will be the value the dipole moment. Substance having the high dipole moment value are the good solvent for polar solute। ठीक है, जैसा फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है, टू चार्ज है, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस, यानी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच के डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्ज, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, यानी जो चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है वही डाइपोल मोमेंट है। तो जिसका डाइपोल मोमेंट अधिक होगा, यानी ग्रेटर द पोलैरिटी होगी, जिसकी पोलैरिटी अधिक होगी उसका डाइपोल मोमेंट अधिक होगा। चार्ज सेपरेशन हाई विल बी द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट अधिक होगा। द सब्सटेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गुड सॉल्वेंट ऑफ द पोलर सॉल्यूशन। यानी डाइपोल मोमेंट अधिक हुआ तो सॉल्वेंट यानी गुड सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट। ओके। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे है पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इन मॉलिक्यूल, ग्रेटर सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट। जब हम सॉल्यूट को यानी सॉल्वेंट के सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं, अगर उसमें डाइपोल मोमेंट अधिक होगा तो सॉल्वेशन एनर्जी अधिक होगी। तो सॉल्वेशन एनर्जी अधिक होने की वजह से वो आसानी से डिजॉल्व हो जाएगा। द डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ द सॉल्वेंट आल्सो गिव द आइडिया अबाउट द एक्सटेंडेड एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड hence its liquid range. The dipole moments in H2O and ammonia and sulfur dioxide are given below in these tables. The dipole moment of H2O is equal to 1.85, ammonia का 1.47 and sulfur dioxide 1.61। ओके। तो इस डाइपोल मोमेंट के बिहाफ पर हम किसी भी सॉल्वेंट के सॉल्वेशन प्रॉपर्टी, यानी उसमें कौन सा आयनिक सब्सटेंस डिसॉल्व होगा कौन सा नहीं होगा, इस फार्मूले के बेस पर, यानी ये जो फार्मूला है दो ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है म्यू इक्वल टू क्यू आर। तो म्यू क्या डाइपोल मोमेंट, क्यू क्या सेपरेटेड चार्ज और आर क्या डिस्टेंस है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा वो डाइपोल मोमेंट है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट अधिक होगा तो सब्सटेंस हैविंग हाई डाइपोल मोमेंट आर द गुड सॉल्वेंट फॉर द पोलर सॉल्यूट, यानी पोलर सॉल्यूट के लिए वह सब्सटेंस जो होगा गुड सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वैसे में सॉल्वेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्यों? सॉल्वेशन जो ये पोलैरिटी होती है, ये पोलैरिटी होने की वजह से चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव बढ़ते हैं। तो जितना अधिक चार्जेस होगा और दोनों के बीच जितना अधिक दूरी होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा।
जितना अधिक डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा उतना ही उसका ग्रेटर सॉल्वेशन एनर्जी बढ़ेगा और उतना ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है फोर्थ जो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जैसा कि फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है, एक लिक्विड ये है एंड सेकंड लिक्विड अनदर है, यानी ये यानी टू बीकर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर, और दोनों बीकर में एक में लिक्विड फ्रिक्वेंटली फ्लो हो रहा है और दूसरे में लिक्विड बड़ी स्लोली फ्लो हो रहा है। तो ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी क्या चीज होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फ्लो ऑफ लिक्विड को ही विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी गिवन द मेजर ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी गिव द मेजर ऑफ द फ्लूइडिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी आप सॉल्वेंट कितने फ्लूइडेंटली से मूव कर रहा है उसको मेजर करता है विस्कोसिटी। ओके, द सॉल्वेंट लाइक वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड हैविंग द लो विस्कोसिटी यानी फ्लो रैपिडली अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी साधारण ताप पर वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होगा वो तेजी से फ्लो करेगा, यानी तेजी से जब फ्लो करेगा तो उसका जो विस्कोसिटी होगा वो कम होगा, यानी जो विस्कस होगी वह कम होगी। तो द सॉल्वेशन जिसका विस्कस कम होगा, ऐसे ऐसे सॉल्वेंट को प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेस जो होंगे वो आसानी से हम कर सकते हैं। एक बार पुनः विस्कोसिटी को जाने, यानी फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड जितने आसानी से फ्लो करेगा उसका विस्कोसिटी उतना ही कम होगा। लिक्विड जितना ही स्लो मोशन में, यानी जितना ही गाढ़ा होगा उतना ही स्लो मोशन में फ्लो करेगा, उसकी विस्कोसिटी अधिक होगी। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों की जो विस्कोसिटी है वो बहुत कम है, यानी फ्लो रैपिडली, यानी जिसका फ्लो होगा वो बहुत तेज होगा इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी सामान्य तापदाब पर पानी आसानी से बहुत तेजी से फ्लो करेगा। ऐसे सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी कम होती है उनमें प्रेसिपिटेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ये जो प्रोसेस होते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज है विद इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड द डिफिकल्टी ऑफ सच ऑपरेशन इंक्रीज। अगर विस्कोसिटी अधिक होगी यानी फ्लो ऑफ लिक्विड कम होगा, यानी जो सॉल्वेंट है वो बहुत कम मूव करेगा, बहुत गाढ़ा होगा, ऐसे में सॉल्वेंट लाइक एनहाइड्राइड, वैसे जैसे एनहाइड्राइड सल्फ्यूरिक एसिड हायर विस्कोसिटी एंड रिड्यूस देयर यूजफुलनेस ऑफ द सॉल्वेंट। तो जो गाढ़ा होगा वो आसानी से न तो प्रेसिपिटेशन करेगा, न क्रिस्टलाइजेशन करेगा, न फिल्ट्रेशन करेगा। तो ये सारे प्रोसेस जब आसानी से नहीं करेंगे तो वो बैड सॉल्वेंट के रूप में जाना जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके हाई विस्कोसिटी, यानी आसानी से मूव नहीं करता, ये बहुत स्लोली मूव करता है। और अगर इनके कंपेयर करें दूसरे विस्कोसिटी से H2O, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, तो H2O का जो विस्कोसिटी है वो 1 है, अमोनिया का जो है 0.241 है और सल्फर डाइऑक्साइड का 0.009 है। तो इनकी विस्कोसिटी, यानी जो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम है, ठीक है। अमोनिया का उससे थोड़ा ज्यादा है और पानी का उससे ज्यादा है। तो जो इसका विस्कोसिटी जितना ही कम होगा वो आसानी से एज ए सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेस हम आसानी से कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी जो होती है यह केवल अप्लीकेबल फॉर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट के लिए होती है, यानी क्योंकि प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे सॉल्वेंट का हम बात करेंगे जिसमें प्रोटॉन मौजूद हो। तो उसमें जिसमें प्रोटॉन मौजूद होगा वही तो प्रोटॉन एफिनिटी या प्रोटॉन डोनेटिंग की बात करेगा। इट इज
ग्रेट इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट, यानी जो सब्सटेंस सोल्यूट होगा कि जब ये किसी प्रोटोनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा तो उसके बिहेवियर को, ये जो एफिनिटी की प्रॉपर्टी है उसको बहुत प्रभावित करता है, बहुत इफेक्टेड करता है। ओके, जैसे अमोनिया हैज ए ग्रेटर प्रोटॉन एफिनिटी देन H2O, यानी जल के तुलना में अमोनिया की जो प्रोटॉन एफिनिटी यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे एसिटामाइड के साथ ये behave as a very weak basis in aqueous solution, so in acidic character in liquid ammonia। जैसे एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो एसिटामाइड है ये H2O जब रिएक्शन कर रहा है तो ये H2O, तो जो एसिटामाइड है वह हाइड्रोजन से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, जबकि यही एसिटामाइड जब अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है तो अमोनिया जो है एसिटामाइड के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है। यानी यहाँ पर जो है प्रोटॉन की जो अमोनिया की जो प्रोटॉन की एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है वह H2O से ज़्यादा है। तो अगर दोनों की अगर हम कंपेयर करके बात करें तो प्रोटॉन एफिनिटी कैपेसिटी जो होगी H2O की वो 760 किलो जूल पर मोल है, जबकि अमोनिया की जो प्रोटॉन एफिनिटी की जो कैपेसिटी है 865 किलो जूल पर मोल्स है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो इनके नाउ प्रॉपर्टीज, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट के प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, जैसे इक्विवेलेंट, कंडक्टेंस, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड डेंसिटी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी H2O अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड को इस टेबल में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको इस टेबल में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जो ये सारी प्रॉपर्टी हैं ये कहीं न कहीं इसके प्रोटॉनिक बिहेवियर को इफेक्टेड कर रही हैं, तो इसके वजह से सॉल्वेंट के जो सॉल्वेशन एनर्जी है उसको इफेक्टेड करेगा। ओके, थैंक यू। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।